अरे ओ अर्जुन, कब तक सोता रहेगा? सूरज सिर पर चढ़ जाएगा तब उठेगा क्या? भैया अभी तो अंधेरा है। मुझे मत सिखा। जा, पहले कुएं से 2 घड़े पानी भर कर ला। भैया शरीर बहुत टूट रहा है, लगता है बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा ना। और सुनो, जंगल से लकड़ियां भी लेकर आएगा। चूल्हा खाली पड़ा है, लकड़ियां लेकर आना और उसके बाद सीधे खेत में पहुंच जाना। बहुत काम पड़ा है। जी भैया। अर्जुन चुपचाप उठ गया। वह जानता था कि यहाँ बीमारी से ज्यादा कीमत काम की थी। उसने पुराना घड़ा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ा। अर्जुन कुएं तक पहुंच गया। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम काका वहां पहुंचे। अरे बेटा अर्जुन, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं काका, सब ठीक है। झूठ मत बोल, चेहरा बता रहा है कि बुखार है। थोड़ा सा है काका। फिर भी राघव ने काम पर भेज दिया। अर्जुन चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। बेटा, भगवान सब देख रहा है, तू चिंता मत कर। पानी भरने के बाद अर्जुन घर लौटा, लेकिन आराम का नाम नहीं था। इतनी देर क्यों लगा दी? भाभी तबीयत ठीक नहीं थी। बहाने मत बना, जा जल्दी जंगल। अर्जुन फिर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा। क्या सच में मैं इस घर का हिस्सा हूँ? जंगल पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई। तेज धूप में वह लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि अगर लकड़ियां कम हुईं तो शाम को फिर अपमान मिलेगा। घंटों की मेहनत के बाद उसने बड़ा गट्ठर तैयार किया। गट्ठर को सिर पर रखकर वह घर लौट आया। अरे वहाँ क्या खड़ा है, पहले गायों को चारा डाल जी भैया। और उसके बाद खेत में आ जाना। रात का समय था। रसोई से सब्जी की खुशबू आ रही थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद आज उसके लिए भी अच्छा खाना बना होगा। तभी सुशीला ने एक पुरानी थाली उसकी ओर बढ़ा दी। थाली में केवल 2 सूखी रोटियां थीं, न सब्जी, न दाल, न घी। भाभी बस यही? क्यों, तुझे मिठाई चाहिए क्या? नहीं भाभी, मेरा मतलब। लगता है महाराजा को शाही दावत चाहिए। भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो क्या एहसान कर दिया? नहीं भैया। जो दिया है चुपचाप खा ले। अर्जुन चुप हो गया। उसने सूखी रोटियां उठाईं। हर निवाला उसके गले में कांटे की तरह चुभ रहा था। सब सो चुके थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में बैठकर आसमान देख रहा था। उसे अपने माता पिता याद आ रहे थे। माँ, अगर आप होती तो क्या मुझे ऐसे रहने देती? हवा चल रही थी, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। फिर वही सुबह, फिर वही डांट, फिर वही काम। एक शाम वह पशुओं को चारा डालकर लौट रहा था। तभी उसे घर के अंदर से राघव और सुशीला की बातें सुनाई दीं। वह अनजाने में दरवाजे के पास रुक गया। सुनते हो? हाँ बोलो। कब तक इस अर्जुन को घर में रखोगे? क्यों, काम तो अच्छा करता है। काम करता है तो क्या हुआ? सुबह उठो तो यही दिखता है, शाम को आओ तो यही। तो क्या करे? मेरा मन करता है इसे घर से निकाल दो। निकाल दूं? हाँ, एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन पत्थर बन गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जिस घर को वह अपना समझता था, जहां रहने के लिए उसने सब कुछ सहा, वही लोग उसे बोझ समझते थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या मैं सच में बोझ हूँ? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह फिर उसे जंगल भेज दिया गया, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग चल रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही रहना होगा? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ और नहीं रखा? सोचते सोचते वह जंगल के अंदर काफी दूर निकल गया। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि यह पेड़ बहुत पुराना है। कई लोग यहाँ बैठकर अपने जीवन के बड़े फैसले लेते थे। अर्जुन थक चुका था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन घबराकर खड़ा हो गया। कौन है? जिस घर में तेरा सम्मान नहीं, जिस घर में तेरी मेहनत की कीमत नहीं, जहाँ तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं, उस घर को छोड़ दे। अपनी राह चुन, तेरी मंजिल कहीं और है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। अर्जुन लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा।
उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक बात उसके दिल में उतर चुकी थी शायद भगवान मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। और उसे नहीं पता था कि यह संकेत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अर्जुन लकड़ियां लेकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसका मन था। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह किसी ने उसकी थकान नहीं देखी। इतनी देर क्यों लगा दी? जंगल में थोड़ा दूर चला गया था भाभी। काम चोर कहीं का, लकड़ियां रख और पहले गायों को पानी पिला। जी भाभी। रात होने तक उसने सारे काम पूरे कर दिए। जब खाने का समय आया तो फिर वही हुआ। सुशीला ने उसके सामने बासी रोटियां रख दी। अर्जुन चुपचाप खाने लगा। पता नहीं कब तक इस बोझ को ढोना पड़ेगा। सही कह रही हो, जितना खाता है उतना काम भी नहीं करता। यह शब्द सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिस भाई को वह पिता समान मानता था, आज वही उसे अपने घर से जाने का संकेत दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार अपने घर को देखा, फिर धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन इस बार वह रुकने वाला नहीं था। गांव से बाहर निकलते ही उसे हरिराम काका का घर दिखाई दिया। वह कुछ क्षण के लिए रुका, फिर दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सुबह होने लगी। अर्जुन अब अपने गांव से बहुत दूर निकल चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गुजर रहे एक बैलगाड़ी वाले ने उसे देखा। बेटा कहाँ जा रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चाचा। घर छोड़कर आए हो क्या? अर्जुन चुप हो गया। बैलगाड़ी वाला सब समझ गया। उसने अपनी पोटली से 2 रोटियां निकालकर अर्जुन को दी। ले बेटा खा ले। धन्यवाद चाचा। रोटियां खाने के बाद उसे थोड़ी ताकत मिली। वह फिर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद आखिरकार उसे दूर एक बड़ा गांव दिखाई दिया। यह गांव सोनापुर से कहीं बड़ा था। यहाँ पक्के मकान थे, बड़ी बड़ी दुकानें थीं, लोगों की भीड़ थी। अर्जुन पहली बार इतना बड़ा गांव देख रहा था। गांव के बीचों बीच एक विशाल फार्म था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहा। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। यह थे धर्मपाल सेठ। बेटा किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं मालिक, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? काम की तलाश में हूँ। धर्मपाल सेठ ने उसे ध्यान से देखा। उसका थका हुआ चेहरा और आंखों में छिपा दर्द सब कुछ बता रहा था। मेहनत से काम करोगे? जी मालिक। ईमानदारी से? जी। ठीक है, आज से यहीं काम करो। अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ। पहली बार किसी ने उससे सम्मान से बात की थी। उसे रहने के लिए एक छोटा कमरा दिया गया, और जब खाने का समय आया तो उसके सामने गर्म रोटियां, दाल और सब्जी परोसी गई। क्या सच में यह सब मेरे लिए है? अर्जुन की आंखें भर आईं। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। वह हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे पूरे फार्म में उसकी चर्चा होने लगी। अर्जुन जैसा मेहनती लड़का मैंने नहीं देखा। और कितना ईमानदार है। सेठ जी का सारा भरोसा इसी पर है। धर्मपाल सेठ भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। क्या ये लड़का सच में उतना ही ईमानदार है जितना दिखाई देता है? एक रात धर्मपाल सेठ ने अर्जुन की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने मुनीम श्यामलाल को बुलाया। आज रात एक काम करना है। जी सेठ जी। ये पैसों से भरा बैग अर्जुन के कमरे में रख दो। लेकिन क्यों? मैं उसकी ईमानदारी परखना चाहता हूँ। रात के समय बैग चुपचाप अर्जुन के कमरे में रख दिया गया। सुबह जब अर्जुन जागा तो उसकी नजर बैग पर पड़ी। उसने बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। उसकी आंखें फैल गईं। वह कुछ क्षण के लिए चुप खड़ा रहा। फिर उसने बैग बंद किया और सीधे धर्मपाल सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, ये बैग मेरे कमरे में मिला। अच्छा, शायद किसी का गिर गया होगा। इसमें बहुत पैसे हैं, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया। धर्मपाल सेठ मुस्कुराने लगे। बेटा, ये बैग मैंने ही वहाँ रखवाया था। आपने? लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था। अर्जुन चुप हो गया। धर्मपाल सेठ की आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। तू परीक्षा में सफल हो गया। आज के समय में इतने पैसे देखकर बहुत लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू नहीं बदला। तू सचमुच ईमानदार है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत और सच्चाई की किसी ने कद्र की है। आज से तू सिर्फ मजदूर नहीं है, आज से पूरे फार्म और खेतों की जिम्मेदारी तेरे हाथ में होगी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जिस लड़के को उसके अपने घर में बोझ कहा गया था, आज वही एक बड़े कारोबार का प्रबंधक बनने जा रहा था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा।
उसे बरगद के पेड़ के नीचे सुनी हुई आवाज याद आ गई। अपनी राह चुन, तेरी मंजिल कहीं और है। समय तेजी से बीतता गया। अचानक फार्म का एक नौकर भागते हुए अर्जुन के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। अर्जुन बाबू, जल्दी आइए। क्या हुआ? सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य शिवनारायण को बुलाया गया। हालत गंभीर है, इन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। उस दिन से अर्जुन ने खुद को पूरी तरह धर्मपाल सेठ की सेवा में लगा दिया। दिन रात वह उनकी देखभाल करता रहा। खून का रिश्ता न होते हुए भी यह मेरी इतनी सेवा कर रहा है। लेकिन बीमारी के दौरान उन्होंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की थी। अर्जुन सिर्फ उनका कर्मचारी नहीं था, वह उनके लिए बेटे से कम नहीं था। एक सुबह उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया, वकील को बुलाया, आसपास के सम्मानित लोगों को बुलाया, फार्म के सभी मजदूरों को भी बुलाया गया। सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। सेठ जी, आज ये सब क्यों? आज धर्मपाल सेठ जी अपनी इच्छा से एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। जब अर्जुन पहली बार मेरे पास आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमानदारी। उसने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी लालच नहीं किया, और बीमारी के समय उसने मेरी ऐसी सेवा की जैसी शायद सगा बेटा भी ना करता। इसलिए आज से मेरी आधी संपत्ति अर्जुन के नाम होगी। पूरा आंगन स्तब्ध रह गया। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं इसका हकदार नहीं हूँ। तू सबसे बड़ा हकदार है। ये धन किसी लालची इंसान के हाथ में नहीं, एक ईमानदार इंसान के हाथ में जाना चाहिए। अर्जुन भावुक होकर उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता फिर से उसके पास लौट आए हों। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे एक दिन पछताते जरूर हैं, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ता, भगवान उसे सम्मान और सफलता जरूर देता है। अगर आपको गांव की ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शानदार होगी।